अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से ही होंगे। अच्छा, हमारी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 चल रहा था और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन स्टमक। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा और ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है और कॉन्सेप्चुअली भी ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमने इसमें ये स्टडी करना है कि हमारा जो स्टमक होता है वो कैसे काम करता है, या उसका क्या काम है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब चीजें हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं, इसके अंदर मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम हेडिंग्स बनाने की कोशिश की है और इसको बेहतरीन से बेहतरीन लिखने की कोशिश की है और बेस्ट नोट्स बना के आपको दे दिए हैं। और आप सिर्फ यही नोट याद करके अपने पेपर में मैक्सिमम बल्कि फुल मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, किताब से चाहे आप ना भी पढ़ें, सिर्फ और सिर्फ ये नोट्स हैं, इनको स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें और यही याद कर लें या लिख लें अपने पास, तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आप इसमें भी एडिशन करना चाहते हैं तो वो तो सबसे बेहतर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोकेशन ऑफ स्टमक, ये हमारी पहली हेडिंग होगी कि हमारी बॉडी में स्टमक कहाँ पाया जाता है। तो stomach is present in upper left side of the abdominal cavity। आपके पेट वाली जगह, पेट को हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, इसकी लेफ्ट और अपर साइड, मतलब अपर लेफ्ट साइड के ऊपर ये प्रेजेंट होता है बिलो डायाफ्राम। अभी डायाफ्राम का लफ्ज तुम लोगों ने पहले तो सुना नहीं होगा, लेकिन हम चैप्टर नंबर 2 में इसको पढ़ेंगे आसान अल्फाज में कि जो हमारे लंग्स होते हैं ना, फेफड़े, उसके नीचे, उसके बिल्कुल नीचे से स्टार्ट हो जाता है हमारा स्टमक। ठीक है, लंग्स से समझ लें। ओके, जब आप चैप्टर में 2 पढ़ेंगे फिर आपको डायग्राम समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, लंग्स के बिल्कुल नीचे और लेफ्ट साइड पे, एब्डोमिनल यानी पेट की कैविटी के ऊपर और लेफ्ट साइड पे पाया जाता है। ठीक है, इसकी लोकेशन आपको समझ आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता जब आप बाकी चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपने ये लाइन ऐसे ही याद करनी है। ठीक है, दूसरा है हमारा हेडिंग जो बनती है स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, कि स्टमक कैसा दिखता है। आप इसकी हेडिंग ऐसे भी दे सकते हैं एनाटॉमी ऑफ स्टमक या मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टमक। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक जरा ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है स्टमक की। ठीक है, मैं आपको बताता हूं इसके अंदर। अब हमारे पास ये स्टमक है, इसके कुछ हिस्से हमने किए हुए हैं। ये जो हिस्सा है ना, ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला, इसको हम कहते हैं कार्डियक पार्ट या कार्डियक एंड। और ये वाला हिस्सा, ये, इस हिस्से को हम कहते हैं पाइलोरिक एंड। ये आपने वर्ड याद रखने हैं। ठीक है, कार्डियक एंड और पाइलोरिक एंड। अच्छा, हमारे पास यहां से ओसोफेगस आ रहा है और ओसोफेगस और स्टमक के दरमियान ये एक दरवाजा सा पाया जाता है। ठीक है, इस दरवाजे को या इस रिंग ऑफ मसल्स को हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। बायोलॉजी की जुबान में जो इस तरह का एक दरवाजा होता है ना, ये ओपनिंग होती है, इसको हम स्फिंक्टर कहते हैं। तो ये क्योंकि कार्डियक एंड है, तो कार्डियक एंड के ऊपर जो सा स्फिंक्टर पाया जाएगा हम उसको कहेंगे कार्डियक स्फिंक्टर। और हमारे पास यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर के बाद, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले ये एक यहां भी स्फिंक्टर पाया जाता है, जो कि जिसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, और ये पूरी इसको कहते हैं बॉडी ऑफ स्टमक। ठीक है, और ये एक जे शेप्ड ऑर्गन है, जैसे ये और ये जे नुमा एक ऑर्गन है, जे की तरह बना हुआ है। ठीक है, ये एक इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया है। इसके अब हम जो लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं, फिर आपको ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले स्टमक इज अ जे शेप्ड बैग। इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर एंड जे शेप्ड, रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फूड एंड डाइजेशन। इसका काम क्या है? खाने को टेम्परेरी स्टोर करना और उसको डाइजेस्ट करना। अभी फंक्शन हम अलग पढ़ेंगे, लेकिन ये यहाँ पे लिखना जरूरी था। अच्छा जी, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसके 2 हिस्से कर दिए गए। द पार्ट ऑफ स्टमक which comes immediately after esophagus is called
कार्डिक एंड, मतलब ओसोफेगस के बाद पूरा, मतलब जो फौरन से हिस्सा आ जाता है स्टमक का, उसको हम कार्डिक एंड कहते हैं, जबकि वो हिस्सा जो स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले होता है, while the part before small intestine is called pyloric end। ठीक है, अब ये पहले हिस्से को हम कार्डिक एंड इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये दिल के करीब होता है, मतलब दिल वाली साइड पे होता है, ओके, नियर टू हार्ट, तो हार्ट को हम कार्डिक कहते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कार्डिक। ओके, ये हमारा लास्ट पॉइंट आएगा स्ट्रक्चर में, बिटवीन द जंक्शन ऑफ ओसोफेगस एंड स्टमक। ओसोफेगस और स्टमक की जंक्शन, मतलब उसकी जो सेंटर में पॉइंट है, जो चीज उसको जोड़ रही है, ठीक है, देयर इज अ स्फिंक्टर रिंग ऑफ मसल्स, यहाँ पे एक दरवाजा या मसल्स की एक रिंग बनी हुई है, इज कॉल्ड कार्डिक स्फिंक्टर। A sphincter is also present between the stomach and small intestine, which is called pyloric sphincter। कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एक स्फिंक्टर पाया जाता है। अब इसका काम क्या होता है? सबसे पहले कार्डिक स्फिंक्टर ये करता है कि जो खाना ओसोफेगस से आ रहा है स्टमक में, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें ना एक ही बार बार ऐसे कंट्रैक्शन यू बंद होता है और खुलता है, जिसकी वजह से खाना चांस होता है कि वो वापस से जो हमारे पास ओसोफेगस है, खाने वाली नाली है, खुराक की नाली या मुंह तक भी आ सकता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, खाने के फूड के बैक फ्लो को बचाता है। अब उनके स्टमक में एसिडिक फूड होता है, यहाँ पे बहुत सारा एसिड होता है, जिसकी वजह से अगर वो एसोफेगस में वापस आ जाता है या माउथ तक चला जाता है तो ये बहुत ज्यादा मसला कर सकता है। और इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक दरवाजा रखा है, एक जंक्शन रख दी है, एक स्फिंक्टर रख दी है, जो कि क्या करता है, बैक फ्लो ऑफ फूड से बचाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे पास पाइलोरिक स्फिंक्टर है, इसका काम ये है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टमक में फूड की बैक फ्लो को रोकता है कि कहीं स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना वापस स्टमक में ना आ जाए। इसकी रीजन ये है कि स्टमक एसिडिक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बेसिक होता है, अगर वो वापस से स्टमक में आ जाएगा तो वो हमारे पास जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर का ये काम है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड को स्टमक में वापस आने से रोकता है। ठीक है, अभी हम इसको आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में डिटेल से पढ़ लेंगे। और अब हमारे पास है अभी भी स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक के बारे में वो बात जो भी मैंने आपको बताई है। कार्डिक स्फिंक्टर प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू ओसोफेगस। ये कार्डिक स्फिंक्टर जो है वो फूड को ओसोफेगस में वापस आने से रोकता है। इसी तरीके से similarly pyloric sphincter is responsible to prevent the backflow of food from small intestine to stomach। कि पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल है कि वो बचाए, टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू स्टमक। हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंक्शन ऑफ स्टमक, कि जो स्टमक है अब इसका काम क्या है, हमारी बॉडी में ये करता क्या है। तो बेसिकली सिर्फ याद रख लीजिए इसके दो काम होते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो मेन काम है स्टमक के। पहला काम ये कि स्टमक ने आप जो भी खाना खा रहे हैं उसको टेम्परेरी स्टोर कर लेना है। ठीक है, जो आप खाना खा रहे हैं उसको कहीं स्टोर करने की भी तो जरूरत है ना, उसकी डाइजेशन का अमल बाद में होगा, उसको कुछ देर अपने अंदर स्टोर करके रखने का काम किसका है, स्टमक का। ठीक है, और उसके बाद फूड की डाइजेशन, ब्रेक डाउन, ये भी काम स्टमक है। ओके, मतलब हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड स्टमक में हो रही होती है। यहाँ पे बहुत टाइप ऑफ ब्रेक डाउन या डाइजेशन हो रही होती है, मैकेनिकल भी और केमिकल भी। मैकेनिकल मैंने आपको बताया था कि फिजिकली स्टमक क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है, एक दफा ऐसे यूं उसकी वॉल्स एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं या करीब आ जाती हैं, फिर वापस चली जाती हैं, जिसकी वजह से फूड टूट जाता है। दूसरी बात ये कि इसके अंदर बहुत से केमिकल्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, फूड की डाइजेशन उन एसिड्स और केमिकल की वजह से भी हो रही होती है, तो हम इसको केमिकल डाइजेशन कहते हैं। इसको हम पढ़ते हैं तो मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ। पहला पॉइंट है, देयर आर टू मेन फंक्शंस ऑफ स्टमक, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फूड एंड इट्स मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल डाइजेशन। कि स्टमक के दो काम होते हैं मेन, पहला कि फूड की टेम्परेरी स्टोरेज, दूसरा मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल डाइजेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन कैसे होगी।
अच्छा जी, ये पहले सबसे मैकेनिकल डाइजेशन के बारे में लिखा है। द वॉल ऑफ स्टोमक आर मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स। जो स्टोमक है उसके जो मसल्स होते हैं वो बहुत वॉल्स होती हैं, उसकी दीवारें होती हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मसल से बनी होती हैं। एंड व्हेन द फूड एंटर इन द स्टमक, जब खाना स्टमक में आता है, दीज मसल स्टार्ट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। तो ये मसल में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है और मसल जो है ना वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको डायग्राम बना के दिखाऊं तो ये देखिए, ये एक, ओहो ये तो गलत हो गया, एक सेकेंड। ये स्टोमक है, ठीक है, ऐसे मतलब थोड़ा सा यहां से बन गया, ये स्टोमक है। अब क्या होगा, ये इसकी वॉल्स यहां से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी इस तरीके से, ये छोटा मतलब यहां से, अब मैं कॉन्ट्रैक्शन वाला बनाता हूं, ये यूं, इसकी वॉल दोनों अंदर को हो जाएंगी। ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर वापस से यूं हो जाएगा, फिर यूं होगा और फिर उसके बाद ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मतलब बार बार वो ऐसे स्टमक बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, खुलता है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से उसके अंदर जो फूड होता है, सबसे पहला तो ये होता है कि वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो रहा होता है। ठीक है, टूट फूट का शिकार हो रहा होता है स्टमक के यूं बंद होने खुलने की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। दूसरा, जो आपके स्टमक में केमिकल्स होते हैं, गैस्ट्रिक जूस होता है, वो चीजें फूड में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो हम जहां से पढ़ रहे थे वहां पे पढ़ेंगे, these muscles start contraction which help to mix the food with gastric juice and to break it down into smaller pieces. This process is called churning. इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, चर्निंग। ठीक है, कि जो स्टोमक बार बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है और इस ये कंडीशन बार बार हो रही है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं चर्निंग। ये याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हीट इज ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस चर्निंग। अब क्योंकि मसल बार बार कॉन्टैक्ट हो रहे हैं, जैसे अगर आपकी बॉडी का कोई मसल बार बार को जिस तरह आप कोई पुशअप्स लगा रहे हैं या कोई बॉडी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस मसल के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही होती है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो जो स्टोमक है, जब वो अपना काम कर रहा होगा तो उस दौरान भी हीट प्रोड्यूस होगी, और वो हीट किस लिए इस्तेमाल होगी, विच इज यूज टू मेल्ट फैट या लिपिड। ठीक है, मतलब जो लिपिड आप फैट खाते हैं, फैटी फूड खाते हैं या लिपिड्स खाते हैं, तो ये जो हीट प्रोड्यूस होगी वो उस फैट को मेल्ट करने की कोशिश करेगी जो आपके फूड में मौजूद है। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अब हमारा स्टोमक खुद ये केमिकल, जिसको हम गैस्ट्रिक जूस कह रहे हैं, गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टोमक, तो ये गैस्ट्रिक जूस बना रहा है जो कि फूड की केमिकल डाइजेशन करवाएगा। अभी तक हमने मैकेनिकल डाइजेशन देख ली है, अब ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है ये केमिकल डाइजेशन करवाता है। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस में हम ये पढ़ेंगे कि हम ये देखेंगे जो गैस्ट्रिक जूस है इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और वो चीजें काम क्या क्या करती हैं। ठीक है, सबसे पहला काम, गैस्ट्रिक जूस कंपोज्ड ऑफ 3 थिंग्स। गैस्ट्रिक जूस में सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी? पहला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl होता है, आपको HCl का पता होगा। फिर एक केमिकल होता है पेप्सिनोजिन। क्या? पेप्सिनोजिन। और तीसरी एक चीज होती है म्यूकस, जो आपके पास आपकी स्लाइवा में भी होती थी म्यूकस। ठीक है, तो यहां भी म्यूकस होगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा और एक पेप्सिनोजिन केमिकल होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं तीनों का अलग-अलग काम। सबसे पहले फंक्शन ऑफ HCl। HCl is responsible to convert inactive pepsinogen into active pepsin। अभी जो आपके पास पेप्सिनोजिन केमिकल है ना, ये हमारे स्टमक में इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। ये क्यों इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता है ये मैं आपको पेप्सिनोजिन के टॉपिक में बताऊंगा। ठीक है, इससे पहले सिर्फ इतना याद रखें अभी तक कि जो पेप्सिनोजिन है ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा होता है हमारी बॉडी में, और HCl रिस्पॉन्सिबल होता है, या HCl का काम होता है कि इस पेप्सिनोजिन को एक्टिव करे। ठीक है, और ये एक्टिव होके इसका नया नाम बन जाता है जिसको हम पेप्सिन कहते हैं। जब ये पेप्सिनोजिन एक्टिव हो जाएगा, मतलब काम करना शुरू कर देगा, तो हम इसको कहेंगे ये पेप्सिन बन गए। ठीक है, तो ये एक काम था HCl का कि कन्वर्जन ऑफ पेप्सिनोजिन इनटू पेप्सिन। और दूसरा काम है कि जो हम खाना खा रहे होते हैं तो उसके अंदर कई जर्म्स होंगे जो हमारे खाने के साथ साथ हमारे स्टोमक तक जा रहे हैं। ठीक है, और अगर वो हमारे ब्लड में मिल गए, उनकी एब्जॉर्प्शन होगी तो हम बीमार हो सकते हैं। तो जो
एसिड है वो इस्तेमाल होता है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए, ठीक है, क्योंकि एसिड ने फूड के साथ मिलना है तो जो फूड के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सारे के सारे मर जाएंगे। इट इज ऑल्सो यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द फूड। ये दो काम होते हैं HCl के। अब मेन पेप्सिन, कि ये जो पेप्सिन है या पेप्सिनोजिन है, इसका क्या काम है? तो जी इसका सिर्फ एक ही काम है। पेप्सिनोजिन इज यूज्ड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड। आपके फूड में जितनी भी प्रोटीन है उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, ब्रेक डाउन करना सिर्फ और सिर्फ पेप्सिन का काम है, ठीक है। अब मैं आपको वो वाला सवाल का जवाब देता हूं कि भाई ये पेप्सिन जो है पेप्सिनोजिन की फॉर्म में ही क्यों कन्वर्ट होता है, यानी प्रोड्यूस होता है, इनएक्टिव फॉर्म में क्यों होता है? इसका जवाब ये है कि भाई आपके जो स्टोमक के वॉल्स है ना वो भी मसल से बने हुई है, और आपको पता है जितने मसल होते हैं वो सारे प्रोटीन होते हैं। तो अगर ये एक्टिव फॉर्म में रिलीज कर दिया जाए तो ये आपके स्टमक को उसकी वॉल्स को ही डाइजेस्ट कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, तो आपका स्टमक डिस्टर्ब मतलब खराब हो जाएगा, उसकी जो दीवारें हैं उसके अंदर होल्स हो जाएंगे, क्योंकि पेप्सिन या जो पेप्सिनोजिन है पेप्सिन वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है, तो फिर इसने आपके स्टोमक की ब्रेक डाउन भी कर देनी थी। लेकिन इस वजह से हम इसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है कि जब आपके फूड के साथ मिले, वहां HCl के साथ मिले, तो जितनी अमाउंट हमें एक्टिवेटेड फॉर्म में चाहिए जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकती है वो एक्टिव हो जाए, बाकी हमारे स्टोमक को कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। अब जी फंक्शन ऑफ म्यूकस। म्यूकस का काम यह है कि ये आपकी स्टमक की वॉल्स के साथ ना लेयर एक बना देती है, वहां जाके सारे स्टमक की वॉल के साथ ऐसे जुड़ जाती है, ताकि सबसे पहले तो जो चर्निंग का प्रोसेस हो रहा है उसके दौरान जो खाने के कोई टुकड़े हैं या कुछ पीसीज हैं जो स्टमक वॉल्स को मतलब डिस्ट्रॉय ना कर दें, उसको खराब ना कर दें, ठीक है, कोई इंजरी ना दे दें। दूसरी बात HCl प्रोड्यूस हो रहा है। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, तो HCl से स्टोमक वॉल्स को बचाने के लिए, कहीं HCl स्टोमक वॉल को खराब ना कर दे, तो म्यूकस की लेयर इस चीज को भी बचाती है, ठीक है। म्यूकस फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द वॉल ऑफ स्टमक, ठीक है, सो टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम HCl एंड पेप्सिन, ताकि इसको HCl और पेप्सिन से मजीद हिफाजत दे दी जाए, ठीक है। उसके बाद हमने खाना देख तो लिया कि स्टोमक में आ गया, अब इस खाने ने स्टोमक से बाहर जाना है, तो इसका प्रोसेस मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स में लिखा है। फूड यूजुअली रिमेन इन द स्टोमक फॉर अबाउट 3 to 4 आवर्स, ठीक है, खाना कम से कम स्टोमक में 3 से 4 घंटे रहता है। ड्यू टू द एक्शन ऑफ स्टोमक द फूड बिकम सूप लाइक मिक्सचर कॉल्ड काइम। अब स्टोमक के एक्शन की वजह से स्टोमक ने डाइजेशन की है, चर्निंग की है, ठीक है, और इसके नतीजे में फूड का शिकार होकर एक सूप लाइक मटेरियल बन जाता है, और इस सूप लाइक मटेरियल को हम फिर नाम देते हैं काइम, कि स्टोमक से जो चीज बाहर निकल रही है वो होगी काइम, ठीक है। द पाइलोरिक स्फिंक्टर कंट्रोल द फ्लो ऑफ काइम। अब मैंने आपको पहले बताया कि जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो इस काइम के फ्लो को स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए कंट्रोल करेगा, ये बताएगा कि भाई एक टाइम पे कितना काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजना है और कितना स्टोमक में रखना है, ठीक है। Each time when pyloric sphincter open, about 5 to 15 ml of chyme move into the small intestine। कि जब भी पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होता है तो तकरीबन 5 से लेके 15 ml तक काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव कर जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अच्छा, इसके अंदर ये डायग्राम आप पहले देख लें कि वही जो डायग्राम मैंने पहले बनाई हुई थी, ये स्टोमक है, इसका कार्डिक एंड है, कार्डिक स्फिंक्टर है, इसके साथ पाइलोरिक स्फिंक्टर है और पाइलोरिक एंड है। अब इसके सेंटर से थोड़ी सी कटिंग करके ये आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया गया कि स्टोमक की वॉल्स जो सी होती है ना वो कुछ इस तरीके की होती हैं, ठीक है, कि छोटी लंबे लंबे सेल जैसे यूं बने होते हैं। अब जो इस के अंदर वाले सेल हैं, ये जो पेप्सिनोजिन सेक्रेटिंग सेल आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है, ये सबसे नीचे वाला, ये सबसे इस वॉल के नीचे होते हैं, ठीक है, ये सबसे एंड से बनते हैं, जो ब्लू कलर के आपको सेल नजर आ रहे हैं। फिर HCl सिक्रेटिंग सेल इसके दरमियान में होते हैं जो आपको ग्रीन कलर के नजर आ रहे हैं। फिर इसके ऊपर वाला जितना भी एरिया होता है वो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। मतलब एक जो स्टमक है उसकी वॉल थोड़ी मोटी सी होती है और उस मोटी वॉल में इस तरह के लाइनें सी होती हैं, ठीक है, और इसके अंदर से इस तरीके से जो इसका गैस्ट्रिक जूस है ये प्रोड्यूस हो रहा होता है, ओके। तो
ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको इसमें से कोई चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो मैं आपको जरूर और बर वक्त बताऊंगा। और अगर आप यही चीजें लिख के अपने पास रख लेंगे और याद कर लेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।